हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समाजशास्त्र के वीडियो सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत सामाजिकरण के बारे में अध्ययन किया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्ययन करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है सामाजिक स्तरीकरण, है ना। तो आपको एक बात याद दिला दूं, जब हम समाजशास्त्र का वीडियो सीरीज़ बना रहे थे, है ना, प्रारंभिक दौर में हिंदू सामाजिक संगठन का हमने अध्ययन किया था। तो हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, इन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है। तो हमारा यहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं आपका सामाजिक स्तरीकरण, है ना। सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार हैं, दो प्रकार पढ़ा जाता है। एक आपका बंद व्यवस्था और एक आपका मुक्त या खुला व्यवस्था। तो उसके अंतर्गत जो बंद व्यवस्था है वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपका मुक्त या खुला या स्वतंत्र व्यवस्था जो है आपका वर्ग व्यवस्था है। ओके, लेकिन आपका ये जो इम्पोर्टेंट है जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था, इसे जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें सामाजिक स्तरीकरण के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2016 में 100 वर्ड्स में पूछा गया है। और आपको इसमें कौन कौन सा चीज़ याद रखना है ना। तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है आपका सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसे हम 30 वर्ड में तैयार रखेंगे। उसके बाद दूसरा हम याद रखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता, इसे हम 60 वर्ड में याद रखेंगे। उसके बाद जो आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार बताइए, आधार पूछा है, ये पूछा है आपका 100 वर्ड्स में 8 नंबर में वर्ष 2016 में। ओके, तो इस लिहाज से हमें न केवल जाति और वर्ग को पढ़ना है, बल्कि सामाजिक स्तरीकरण के बारे में सामान्य जानकारी भी हमें रखना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण है क्या। देखिएगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण के बारे में हम 3 चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आपका सामाजिक स्तरीकरण क्या है, या सामाजिक स्तरीकरण का अवधारणा स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है आपका सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ, इसको हम 60 वर्ड में तैयार रखेंगे। और तीसरा है आपका सामाजिक स्तरीकरण का आधार। सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है इसे भी हम 60 वर्ड में तैयार रखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के आधार में 2 आधार पढ़ा जाता है, एक है आपका प्राणी शास्त्रीय आधार, एक है आपका प्राणी शास्त्रीय आधार, और दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक आधार। ओके, तो प्राणी शास्त्रीय आधार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आएंगे वह देखेंगे हम। सामाजिक सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है उसे भी देखेंगे। तो प्राणी शास्त्रीय आधार को, जैसे कि हमने अभी बात किया कि जो आधार है इसको हम 60 वर्ड में तैयार रखेंगे, तो प्राणी शास्त्रीय आधार को इसी के अंतर्गत हम 30 वर्ड में याद रखेंगे। और इसके जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक आधार है इसे भी 30 वर्ड में याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपका 60 वर्ड में हो जाता है। तो आज का हमारा पढ़ने का इतना ही रहेगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका जो सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार के अंतर्गत 2 चीज़ों को पढ़ा जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा है जाति और दूसरा वर्ग। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर सामाजिक स्तरीकरण है क्या। तो चलिए अब हम अध्ययन करते हैं सामाजिक स्तरीकरण को। देखिएगा, ये जो सामाजिक स्तरीकरण में जो स्तरीकरण शब्द है, अब हम ये देखेंगे कि स्तरीकरण शब्द है ये कहाँ से ईजाद हुआ है। तो एक विषय है आपका भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी, है ना। तो भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी तो यहाँ से ईजाद हुआ है। इसमें क्या है, जैसे मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में कैसे बांटा गया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो मिट्टी, चट्टानें, इन तमाम चीज़ों को वर्गीकृत या बांटा गया है, परत दर परत रखा गया है। तो उसके लिए इस यहाँ पे प्रयोग हुआ है स्तरीकरण शब्द। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो समाज है ना, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो समाज है, तो समाज में भी उसी प्रकार अनेक सामाजिक परतें पाई जाती हैं, है ना। समाज में भी अनेक सामाजिक परतें जो है पाई जाती हैं। तो स्पष्ट हुआ होगा आपको कि ये जो स्तरीकरण शब्द है इसका ईजाद कहाँ से हुआ है। चलिए एक बार फिर से बता दूँ, ये जो स्तरीकरण शब्द है इसका ईजाद भूगर्भ शास्त्र से हुआ है ना। तो भूगर्भ शास्त्र में जो मिट्टी है, चट्टानें हैं, उन तमाम चीज़ों को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। तो जिसको विभिन्न स्तरों में बांटा गया उसके लिए स्तरीकरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसी लिहाज में समाज में भी, है ना, समाज में भी उसी प्रकार अनेक सामाजिक परतें पाई जाती है। ओके, तो ये तो हुआ इस स्तरीकरण शब्द के बारे में जानकारी। लेकिन अब हम एक्चुअल समझने की कोशिश करते हैं आखिर सामाजिक इकाइयों को किस प्रकार विभाजित किया गया है, किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ओके, जैसे कि हमने अभी स्तरीकरण शब्द के बारे में जाना है, तो उससे एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि जो स्तरीकरण है उससे एक चीज़ बाहर निकल के आ रहा है कि विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। ओके, तो बांटने की प्रक्रिया है, स्तरीकरण से आशा है कि विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। तो किस आधार पे बांटेंगे, तो उसके कई प्रकार के आधार हैं, है ना। प्रत्येक समाज में अपनी जनसंख्या को आय के आधार पे बांट सकते हैं, व्यवसाय के आधार पे बांट सकते हैं, संपत्ति के आधार पे बांट सकते हैं, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति, पद, इन तमाम चीज़ों के आधार पे क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। ओके,
तो हम इसे दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि समाज में, है ना, जो समाज में सामाजिक इकाइयों को, है ना, सामाजिक इकाइयों को, समाज में सामाजिक इकाइयों को उच्चतर से उच्चतर एवं निम्नतर में विभाजन किया जाता है, या फिर निम्नतर एवं उच्चतर में विभाजन किया जाता है। यह शब्द आपका आना ही चाहिए, निम्नतर एवं उच्चतर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं उच्चतर एवं निम्नतर में विभाजित किया जाता है। तो एक बार फिर से समझिएगा, ये जो सामाजिक स्तरीकरण को हम देख रहे हैं, तो सामाजिक स्तरीकरण में जो स्तरीकरण शब्द है उससे स्पष्ट हो रहा है कि एक बांटने की प्रक्रिया है। तो बांटने का आधार क्या होगा? तो बांटने का आधार मैंने कहा कि जनसंख्या को, है ना, समाज अपनी जनसंख्या को आय के आधार पर बांट सकता है, व्यवसाय के आधार पर बांट सकता है, संपत्ति के आधार पर बांट सकता है, जाति के आधार पर बांट सकता है, धर्म के आधार पर बांट सकता है, प्रजाति के आधार पर बांट सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के आधार पे सामाजिक स्तरीकरण हो सकता है। ओके। और हमने एक और चीज़ देखा है कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण है वो समाज में जो सामाजिक इकाइयां हैं उनको कैसा बांटा जाता है? निम्नतर एवं उच्चतर, या उच्चतर एवं निम्नतर में विभाजन किया जाता है। ओके। तो आप सरल शब्दों में अगर समझेंगे, केवल बांटने की प्रक्रिया को, जो परत दर परत, है ना, जो बांटने की प्रक्रिया है उसे ही स्तरीकरण कहा जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ओके। और यह जो स्तरीकरण है दोस्तों, यह समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। ये कोई नई अवधारणा नहीं है। स्तरीकरण जो है समाज में प्राचीन काल से विद्यमान है, और यह जो घटना है, यह जो प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है कहने का मतलब यह संसार के प्रत्येक समाज में पाई जाती है। ओके। तो दोस्तों इतने में हमने जितने चीज़ों को समझा, इतने में हमारे सामने 30 वर्ड के लायक कंटेंट निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सामाजिक स्तरीकरण को। उसके बाद हम इसे 30 वर्ड में कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा, इसमें जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है। देखिएगा, इसमें जो सामाजिक स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण के समाज के सदस्यों एवं समूहों के विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। ये आपका लाइन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्तरीकरण समाज के सदस्यों एवं समूहों के विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। किसे बांटने की प्रक्रिया है? इसमें कहा जा रहा है कि समाज के सदस्यों एवं समूहों के विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। इस क्रिया के अंतर्गत उच्चतर एवं निम्नतर, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। उच्चतर एवं निम्नतर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का विभाजन होता है। तो दोस्तों, आप अगर सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कर रहे हैं या फिर उसका आप परिचय बता रहे हैं 30 वर्ड में, तो यहाँ पे आपके सामने 30 वर्ड के लायक नहीं है। ये यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, आप जब कॉपी में लिखेंगे तो ये आपका 2 लाइन में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि आप 2 लाइन में यहाँ जितना लिखा हुआ आ गया, आप इसमें 3rd लाइन और 4th लाइन क्या लिखेंगे, यह आपका चुनौती है। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कि आप कुछ कंटेंट विशेषताओं से उठा सकते हैं, या उसके कुछ आधार हैं तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पे 3rd लाइन अगर भरना रहता तो मैं यह लिखता कि सामाजिक स्तरीकरण जो है यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना, ये सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं में ही शामिल है, और यह जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से विद्यमान है, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया प्राचीन काल से विद्यमान, ये जो है आपका 3rd लाइन कवर हो जाएगा। और रही बात 4th लाइन की, तो आप इसके विशेषताओं से भी और उठा सकते हैं। अगर विशेषताओं से आप नहीं उठाना चाहते हैं तो आप आधार से भी उठा सकते हैं। आप यह लिख सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के 2 आधार हैं। पहला आपका प्राणीशास्त्रीय आधार और दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक आधार। और प्राणीशास्त्रीय आधार के अंतर्गत क्या है क्या नहीं है उनके बारे में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ड लिमिट इसमें अलाउ नहीं कर रहा है। और सांस्कृतिक विशेषताओं के, सामाजिक सांस्कृतिक जो आपका आधार है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ड लिमिट अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपका 30 वर्ड में कवर हो रहा है ना। तो चलिए अब हम सामाजिक स्तरीकरण के विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। देखिए दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता को हमें 60 वर्ड में याद रखना है। 30 में पूछे तो यहाँ से जो अच्छे बेहतर पॉइंट्स हैं उनको उठा के लिखना है। 60 में पूछे तो यहाँ हमारे पास पर्याप्त कंटेंट है, 60 वर्ड के लायक मैंने तैयार किया है इसे। अगर 100 में पूछे तो 100 में ये प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका जो है आपका जाति और वर्ग, यहाँ से अगर प्रश्न बन सकता है आपका 100 में, लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ये आपका 30 शब्द जो है सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में पूछ सकता है, और आपका 60 वर्ड जो आपका सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं से पूछा जा सकता है। ओके। तो 60 वर्ड से ऊपर पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, इसमें जो पॉइंट्स लिखा गया है इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें ऐसा टेक्निकली कुछ नहीं लिखा है, समझाने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसको पढ़ते जाऊँगा, है ना। सामाजिक स्तरीकरण पहला आपका जो विशेषता है इसमें,
हम देख पा रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति जो है सामाजिक है। आप अगर एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं, आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखना है, तो आप इधर मत लिखिएगा, है ना। तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो क्लियर है इतना। सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति जो है सामाजिक है, अर्थात इसका कहने का आशय है कि कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। सिंपल सा लाइन है, ओके। तथा समाज के सभी सदस्य इसे स्वीकार करते हैं। क्लियर, ये लाइन स्पष्ट है। संपूर्ण समाज में व्याप्त है, इसलिए सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रकृति कैसा है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति जो है सामाजिक है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण जो है प्राचीन काल से विद्यमान है। ओके, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रदत्त और अर्जित, ये जो है परिस्थिति जो है प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण जो है प्राचीन काल से विद्यमान है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जो प्रदत्त गुण थे उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में अर्जित गुणों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। कुल मिला के जो आपका सामाजिक स्तरीकरण है वो प्राचीन काल से विद्यमान था। ओके, फिर हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया जो है आपका सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक करने का आशय है कि सामाजिक स्तरीकरण जो है प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ओके, किसी एक समाज में नहीं बल्कि प्रत्येक समाज में पाया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा, इसमें ज़्यादा समझाने की कुछ आवश्यकता नहीं है, लाइन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट हम इसमें देख पा रहे हैं चौथा पॉइंट जो है आपका सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप या प्रकार होते हैं। तो इस लाइन का कहने का आशय है कि सभी समाजों में और सभी कालों में सामाजिक स्तरीकरण का समान स्वरूप नहीं होता है। सभी समाजों में और सभी कालों में जो है सामाजिक स्तरीकरण का समान स्वरूप नहीं होता है ना। देश काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे कालखंड और देश काल परिवर्तन होता है तो इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। तो इसके कई स्वरूप हैं, कई प्रकार हैं, ऐसा याद रख सकते हैं, विभिन्न स्वरूप या विभिन्न प्रकार होते हैं। फिर हम नेक्स्ट लाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में असमानताएं उत्पन्न होती है। आप इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, इधर जाने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में असमानता उत्पन्न होती है। देखिएगा, स्तरीकरण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें असमानता पाई जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट विशेषताओं में हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि सामाजिक स्तरीकरण के प्राणी शास्त्रीय आधार लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक, ज्ञान एवं राजनीतिक शक्ति है। तो इसमें आपको सिंपल लिखना है कि सामाजिक स्तरीकरण के दो आधार हैं। पहला जो है आपका प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक आधार। ये आपका एक लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका कंटेंट है ये आपका 60 वर्ड से ज़्यादा है, तो आपको किन को छोड़ना है, किन को लिखना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लगभग 60 वर्ड में आ ही जाएगा। ओके, तो चलिए इस तरीके से हमारा ये जो सामाजिक स्तरीकरण का जो विशेषता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया अभी। तो यहाँ से एक बार मैं आपको की पॉइंट्स बता दूं कि सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के संबंध में जो की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें कि इसकी जो प्रकृति है सामाजिक है। दूसरा हमने देखे कि प्राचीन काल से विद्यमान है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ओके, तो विभिन्न स्वरूप एवं प्रकार होते हैं इनके। और दूसरा जो हमने देखा है इसमें कि सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्वरूप असमानता उत्पन्न होती है। और लास्ट में जो हमने देखा है इसमें इसके आधार के बारे में बात की है। इसके आधार में जो है प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। ओके, तो चलिए हमने सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं पर गौर किया। अब हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार। चलिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार के बारे में। देखिएगा, ये जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है वर्ष 2016 में 100 वर्ड्स में पूछा गया है, लेकिन वर्तमान समय में 100 वर्ड्स में पूछा जाना उचित नहीं लग रहा है। कारण यह है कि वर्ष 2018 में पीएससी का पैटर्न जो है चेंज हुआ है। तो इस लिहाज से वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से अगर प्रश्न पूछा तो 30 वर्ड में पूछेगा, 60 वर्ड में पूछेगा। ओके, तो हमें 30 और 60 वर्ड के अकॉर्डिंग इसे तैयारी रखना है। देखिएगा, इसमें सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार लिखा है, उसके बाद ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, तो हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा, है ना। जो पूछा गया है हमें उसी कंटेंट को डालने के लिए स्पेस नहीं रहेगा, तो ये तमाम चीज़ें हम नहीं लिख पाएंगे। तो इन्हें पढ़ने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार करके डायरेक्ट उतरना है इन दो चीज़ों पे कि सामाजिक स्तरीकरण के दो आधार हैं। पहला जो आधार है आपका प्राणी शास्त्रीय आधार, दूसरा जो आधार है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। उसके बाद आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि प्राणी शास्त्रीय आधार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है और सामाजिक सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है। ओके, अगर आपसे 30 वर्ड में पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली लिखिएगा सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार दो हैं। पहला प्राणी शास्त्रीय आधार, सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणी शास्त्रीय आधार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनके पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, और सामाजिक सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं उनके पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है 60 वर्ड में तो आप यहाँ पे जो आधार लिखा गया है, जैसे प्राणी शास्त्रीय आधार में हम देख पा रहे हैं कि लिंग पर आधारित स्तरीकरण, आयु पर आधारित स्तरीकरण, तो इनको आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते जाएंगे। यहाँ
यहाँ पे भी वही चीज़ लागू करेंगे, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो ये आपका 60 वर्ड में कवर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ 30 वर्ड और 60 वर्ड में लिखने का तरीका। लेकिन हम प्राणीशास्त्रीय आधार है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों में पाए जाने वाले ऊंच नीच का निर्धारण प्राणीशास्त्रीय आधार पर होता है। इस प्रकार संस्करण में 4 उप आधारों का उल्लेख किया जा सकता है। ओके, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऊंच नीच का निर्धारण प्राणीशास्त्रीय आधार पर होता है। पहला जो है आपका लिंग पर आधारित स्तरीकरण। लिंग पर आधारित स्तरीकरण कैसे, देखिएगा, ये जो लिंग पर आधारित स्तरीकरण है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ओके, प्राचीन काल से चली आ रही है। हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, तो सामाजिक स्थिति जो है पुरुषों की वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और स्त्रियों की जो है काफ़ी बदतर या बुरी मानी जाती है। ओके, तो कई पद ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, उसमें केवल पुरुष ही उसमें नियुक्त होते हैं। जैसे हम कई देशों की सेना की बात करें तो वहाँ सैन्य व्यवस्था में पुरुष ही शामिल होते हैं, महिलाओं का उसमें कोई स्थान नहीं है। तो इस तरीके से भी ये जो है आपका प्राणीशास्त्रीय आधार पे देखेंगे तो लिंग भी आपका एक स्तरीकरण में विशेष भूमिका निभाता है। ओके, फिर उसके बाद इसमें दूसरा हम देख पा रहे हैं कि आयु पर आधारित स्तरीकरण है ना। तो प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्ति को ही प्रदान किया जाता है। जैसे कि हम बात करें लोकसभा सदस्य बनने की तो 25 वर्ष आयु पूरा करना चाहिए, है ना। राज्यसभा सदस्य बनने की तो 30 वर्ष का आयु पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु अगर नाम आगे बढ़ाना है तो उनको 35 वर्ष पूरा करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आयु पर आधारित भी स्तरीकरण जो है इससे स्पष्ट हो रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि प्रजाति पर आधारित स्तरीकरण। देखिए, कोई एक क्षेत्र है वहाँ पे एक ही प्रजाति के जो है एकाधिक हैं, मतलब काफ़ी उनका जनसंख्या है, और कोई एक क्षेत्र है वहाँ पे एक प्रजाति के जो है अल्पसंख्यक हैं। तो इनके तुलना में ये जो आपका प्रजाति हैं ये ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, है ना, इनका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से भी स्तरीकरण जो है स्पष्ट होता है। फिर उसके बाद हम इसमें देख पा रहे हैं जन्म पर आधारित स्तरीकरण। तो जन्म पर आधारित स्तरीकरण कैसे, जैसे उच्च कुल है ना, उच्च कुल है, वंश है, जाति है। जो उच्च कुल वंश जाति में जो जन्म लेते हैं वो दूसरों से क्या पाते हैं, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ पाते हैं। तो इस तरीके से भी जन्म पर आधारित स्तरीकरण जो है स्पष्ट हो रहा है। ओके, फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि एक और इसमें आधार आता है, 5वां, हम उसको हेड कर सकते हैं। तो वह आधार है शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता, है ना, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। देखिएगा, वर्तमान समय में जो अकुशल हैं, है ना, वर्तमान समय में जो अकुशल हैं, पागल हैं, आलसी हैं, तो ये लोग जो हैं आपका बुद्धिमान व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, कुशल व्यक्ति की तुलना में इनका जो स्तर होता है वो नीचे होता है ना, इनका जो स्तर होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो ये भी है आपका शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता जो है स्तरीकरण का आधार प्राणीशास्त्रीय आधार में शामिल है। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक आधार जो है इसमें 3 आधार प्रमुख रूप से दिया हुआ है। आर्थिक आधार पर स्तरीकरण, राजनीतिक आधार पर स्तरीकरण, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण। और इसमें जो आपका आर्थिक आधार पर आप जो स्तरीकरण देख पा रहे हैं इसमें आप उन तमाम चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे कि संपत्ति हुआ, है ना, संपत्ति के आधार पर। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है ना, उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। जिनके पास संपत्ति कम है तो वो समाज में उनकी जो स्थिति है वो नीचे ही रहती है। तो संपत्ति और दूसरा आपका व्यवसाय को देख सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति में 2 चीज़ें, संपत्ति और व्यवसाय। ओके, राजनीतिक आधार पर स्तरीकरण जो है, राजनीतिक आधार पर स्तरीकरण कहने का आशय है कि जिनके पास सत्ता है एवं राजनीतिक अधिकार है तो उनका जो स्तर है वो श्रेष्ठ है, और जिनके पास सत्ता नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो वो श्रेष्ठ की अपेक्षा उनका जो स्तर है वो कम माना जाएगा। ओके, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं धार्मिक आधार पर स्तरीकरण। धार्मिक आधार पर स्तरीकरण कहने का आशय आपका जो धार्मिक कर्मकांड करते हैं, है ना, जो धार्मिक उपदेश देते हैं, जो धार्मिक कर्मकांड करते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, तो इनका जो स्थिति है समाज में वो सामान्य लोगों से ऊपर रहेगा। ओके, तो दोस्तों आज हमने सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत पढ़ा है कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता, है ना, सामाजिक स्तरीकरण का आधार। सामाजिक स्तरीकरण के आधार को हमने 2 भागों में विभाजित करके देखा है। पहला है प्राणीशास्त्रीय आधार और दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक आधार। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका जाति और वर्ग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।